आज का अगर हम लोकतंत्र की हालत इस देश में देखना चाहते हैं तो पिछले कुछ दिन के कुछ दृश्यों को याद करिए। कल 83 साल के प्रोफेसर स्टैन स्वामी को अपने आश्रम से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गिरफ्तार किया, ये आरोप लगाते हुए यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटी, जो कि एक टेररिस्ट के खिलाफ एक एक्ट है। एक जेसुइट प्रीस्ट जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर आदिवासियों के लिए लगा दी, आदिवासियों की ज़मीन बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियों से बचाने के लिए, आदिवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, ऐसे आदमी को एनआईए कहती है, जो कभी भीमा कोरेगांव गए नहीं, उनको भीमा कोरेगांव की कॉन्स्पिरेसी में यूएपीए में एक बिल्कुल ड्रैकोनियन कानून जिसमें कि बेल नहीं मिल पाती और ये केस सालों साल तक चलता है, उसमें अरेस्ट कर लिया। दूसरा दृश्य देखिए कि पिछले 3.5 महीने से हमारी मीडिया एक लड़की रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ी थी कि उसने सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, एक एक्टर को, और 3.5 महीने से मीडिया में यही चल रहा था, जैसे कि और कोई बड़ा इशू है ही नहीं। और एक बिल्कुल बेकसूर लड़की के पीछे पड़े हुए थे सारा ध्यान भटकाने के लिए। कुछ दिन पहले हाथरस में एक 19 साल की लड़की का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसकी हड्डी पसली तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी मौत हो जाती है कुछ 2 हफ्ते बाद। और पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके माँ बाप को बगैर उसकी बॉडी दिखाए, बगैर उनकी राज़ी से उसकी बॉडी जला दी। और जब लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो दलित समुदाय, दलित लड़की थी, चाहे वो दलित समुदाय के हों, चाहे किसी और समुदाय के हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, तो वहाँ का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है दंगा भड़काने के लिए, और कहता है कि हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे दिल्ली पुलिस काम कर रही है दिल्ली के दंगों के मामले में। यानी कि जो बिल्कुल अहिंसक तरीके से जो संविधान पढ़ा कर बता रहे थे कि क्यों ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे संविधान के खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेटरी है, उन लोगों को दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस पकड़ती जा रही है, अरेस्ट करती जा रही है, चार्जशीट करती जा रही है। और जो लोग वीडियो पर हैं, जो कह रहे हैं कि भाई गोली मारो सालों को वगैरह वगैरह, कपिल मिश्रा और ये ठाकुर, अनुराग ठाकुर वगैरह, उन लोगों को पूरी खुली छूट दी हुई है। चौथा दृश्य देखिए, सरकार एक कानून लाती है किसानों के बारे में, जिस कानून का मकसद ये है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किसानों का होता है उस पर सारा रेगुलेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दिया जाए और किसानों को बड़ी बड़ी अडानी अंबानी जैसी कंपनियों के हाथ में छोड़ दिया जाए। उस कानून को राज्यसभा में बगैर वोटिंग के पास करा हुआ घोषित कर देती है, जबकि साफ था, क्योंकि इस सरकार के जो एलाइज थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे और उनकी मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं थी। फिर भी
रूल ये कहते हैं कि जब एक आदमी भी डिमांड करे, राज्यसभा का एक मेंबर भी अगर डिमांड करे कि भाई हमको डिवीजन यानी कि वोट की काउंटिंग चाहिए, तो राज्यसभा का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो भी वहाँ पर बैठा है उसके ऊपर बिल्कुल बाध्य है कि वो वोटिंग कराएगा और सबकी वोट काउंट करेगा। लेकिन बगैर वोटिंग के डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बिल पास हो गया, और उसके बाद ऑपोजिशन के जो एमपीज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके खिलाफ, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 दिन पहले 5वां दृश्य देखिए। हमारा संविधान हर नागरिक को इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने का मौलिक अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। सुप्रीम कोर्ट का पुराना 60 के दशक का एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, हिम्मत लाल शाह, जो ये कहता है कि पुलिस ये नहीं कह सकती कि भाई पार्क में प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। संविधान ये कहता है कि ये अधिकार ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको आप रिस्ट्रिक्ट सिर्फ इस ग्राउंड पर कर सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर। और पब्लिक ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि भाई पार्क में लोग घूमना चाहते हैं या सड़कों पर लोग चलना चाहते हैं, इस वजह से अगर ये प्रोटेस्ट किसी थोड़ी सी देर के लिए किसी सड़क को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रहा है या पार्क में जो लोग घूमना चाहते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो ये पब्लिक ऑर्डर का ब्रीच नहीं है। और आप इस ग्राउंड पर ये नहीं कह सकते कि भाई पार्क तो सिर्फ पार्क में घूमने वालों के लिए होता है, प्रोटेस्टर्स के लिए नहीं होता। सड़क तो चलने वालों के लिए होती है, प्रोटेस्टर्स के लिए नहीं होती। प्रोटेस्ट का राइट उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है, बल्कि ज़्यादा, एक लोकतंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है, बजाय इसके कि सड़कों पर लोग चल सकें या पार्क में लोग घूम सकें। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मामले में 2 दिन पहले ये बोल दिया कि प्रोटेस्ट तो वहीं हो सकता है जहां पुलिस अलाउ करे, बिल्कुल संविधान के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के खिलाफ। लेकिन फिर भी ये बोल दिया। तो ये मैंने आपको 5 उदाहरण दिए ये दिखाने के लिए कि आज लोकतंत्र की क्या हालत हो गई। अब हम अगर बुनियाद से चलते हैं तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जो किसी भी देश की व्यवस्था जनता की इच्छा से चलनी चाहिए। जनता मालिक है और जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, उसको जनता की इच्छा से व्यवस्था चलानी है। ये लोकतंत्र का मतलब है। और इसको, लोकतंत्र को कायम करने के लिए हमारे संविधान ने हम सबको, हर नागरिक को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए। उसमें बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल जो इक्वालिटी का, बराबरी का, आर्टिकल 19 जो हमारे सारे सिविक राइट्स हैं, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की आज़ादी, कहीं पर भी रहने की आज़ादी, कहीं जाने आने की आज़ादी, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, ये सारे मौलिक अधिकार। और साथ में धारा 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जानवर की तरह जी सकें। इसका मतलब ये है कि जो भी न्यूनतम ज़रूरतें हैं एक आदमी को, किसी भी जने को एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने के लिए, वो सब न्यूनतम ज़रूरतें सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। ये हमारा संविधान कहता है। और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए
हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान ने बनाए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये अधिकार ही नहीं दिया बल्कि ये दायित्व सौंपा गया है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। हमारे जो दूसरे संविधान में संस्थाएं बनाई गई हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन है कि ईमानदारी से इलेक्शन चुनाव हो सके, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कि हमारे देश का सार्वजनिक पैसा बर्बाद ना हो, मिसयूज ना हो, करप्ट तरीके से लोग ना खा जाएं, उसकी समीक्षा करके सार्वजनिक जनता के सामने रखने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनाए कि जिससे कि लोगों के ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की रक्षा हो सके। सीबीआई और इस तरह की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बनाई गई कि भ्रष्टाचार की, मनी लॉन्ड्रिंग की ईमानदारी से जांच हो सके। पुलिस वगैरह बनाई गई कि इस देश को में कानून का राज कायम रहे, यानी कानून के हिसाब से सब चीज़ें चलें और लोग कानून का पालन करें। अब आज अगर हम देखें कि आज हमारा लोकतंत्र इन सारे मापदंडों पर कहाँ खड़ा है, तो पहले हम ये देखते हैं कि क्योंकि किसी भी समाज में अगर व्यवस्था जनता के इच्छा से चलेगी तो जाहिर है कि जनता को अपनी इच्छा व्यक्त करने का पूरा अधिकार होगा। यानी कि जनता को ये भी अधिकार है ऑब्वियसली कि अगर मंत्री लोग या सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। अगर कोई गैर संवैधानिक कानून बन रहा है जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। पार्लियामेंट में खुली चर्चा हो सके। पार्लियामेंट में जो कानून बन रहे हैं, कानून बनने से पहले कम से कम जनता को पता लग सके कि भाई ये कानून प्रपोज किया जा रहा है, जिससे जनता अपनी राय उन कानून के बारे में भी व्यक्त कर सके। अब आज अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या हाल हो गया? जो जना सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर सेडिशन का केस बना दिया जाता है। जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया कि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप सेडिशन का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, वो कानून आज तक चलाया जा रहा। लोकतांत्रिक देश में जिस कानून की कोई जगह नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलना तो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन फिर भी सेडिशन का कानून 62 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, क्योंकि ये कानून चैलेंज किया गया कि भाई हमारे लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये बात ठीक है कि ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है ये कानून, और इसको हम संकुचित कर देते हैं। अगर आप लोगों को हिंसा के लिए भड़काएंगे और पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए भड़काएंगे और उससे सरकार को गिरा देने के लिए भड़काएंगे, तब सेडिशन का केस आपके खिलाफ बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फिर भी आज हम देख रहे हैं कि कोई जना प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ करता है, मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज़ करता है, कार्टून ही बना देता है प्रधानमंत्री का, उसके खिलाफ सेडिशन का केस बना दिया जाता है। जो लोग उसमें नहीं आते उनके खिलाफ, जैसे फादर स्टैन स्वामी हैं, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते थे, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, कितने लोग हैं ये जो जिस यंग लड़के को उमर खालिद, जिसको
दिल्ली के दंगों में गिरफ्तार कर लिया है यूएपीए में। इसकी क्या गलती थी कि सरकार के खिलाफ बोलता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बोलता था? बोलना चाहिए, ये हमारा सिर्फ अधिकार ही नहीं है, हमारा दायित्व है ये बताना कि भाई ये कानून जो है बिल्कुल गैर संवैधानिक है, आप मुसलमानों के साथ गैर बराबरी कर रहे हैं। आपने बाकी लोगों को सिटीजनशिप का राइट दे दिया, जो रेफ्यूजीज आए हैं, मुसलमानों को नहीं दिया, जो कि हमारा संविधान कहता है आप नहीं कर सकते इस तरह से डिस्क्रिमिनेट। लेकिन इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते थे। दूसरा, आपने सड़कों पर लिंच मॉब्स छोड़ दिए हैं, जो सड़कों पर ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे छोड़ रखे हैं और पुलिस ने उनको खुली छूट दे रखी है कि जो जिसको चाहो जाके पीट दो सड़कों पर। अल्पसंख्यकों को पीटा जा रहा है, दलितों को पीटा जा रहा है, एक्टिविस्ट को पीटा जा रहा है, जर्नलिस्ट को पीटा जा रहा है, जगह जगह ये हो रहा है। और एक लिंच मॉब आपने सोशल मीडिया पर बना रखा है, जिसको बीजेपी आईटी सेल कहा जाता है, जिसका संचालन खुद प्रधानमंत्री करते हैं। स्वाति चतुर्वेदी ने अपनी जो किताब लिखी है आई एम अ ट्रोल, उसमें पूरा दिखाया है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो एक गाली देने की, धमकी देने की जमात है, जिनका काम सिर्फ ये है कि आज इसको आइडेंटिफाई कर लिया, इस आदमी को सब लोग मिलके गाली देंगे, धमकी देंगे, इस लड़की को रेप का थ्रेट देंगे। उस जमात का पूरा संचालन प्रधानमंत्री करते हैं और इन लोगों को अपने घर पर बुलाते हैं, जो उस आईटी सेल के मेंबर्स हैं, जिनका काम है सिर्फ गाली देना, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और वो लोग अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो लगाकर कहते हैं प्राउड टू बी फॉलोड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कभी हुआ है? और आज तो मतलब सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ही हमला नहीं हो रहा, आज हमारे देश की सभ्यता पर हमला है। ये क्या सभ्यता है कि लोगों को गाली दिलवाओ, भद्दी भद्दी गाली, महिलाओं को रेप का थ्रेट दिलवाओ। आप सच और झूठ के बीच का डिस्टिंक्शन ही एरेज करना चाहते हैं, झूठ फैलाओ। आईटी सेल का दूसरा काम है कि झूठ फैलाओ, नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ झूठ फैलाओ, एक्टिविस्ट के खिलाफ झूठ फैलाओ, सबको बोलो कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, आईएसआई एजेंट हैं, वगैरह वगैरह। साइंटिफिक टेम्पर आप खत्म करते जा रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि सरकार को वो काम करना चाहिए जिससे साइंटिफिक टेम्पर लोगों का इम्प्रूव हो, क्रिटिकल थिंकिंग। यूनिवर्सिटीज़ का क्या काम है? यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि ऐसे युवाओं को क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सब चीज़ों पर सवाल उठाना, खुली बहस करना, ये सब सिखाने का काम है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का। आज वहाँ पर आरएसएस के वाइस चांसलर्स को बैठाकर कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता, कोई सेमिनार नहीं हो सकता, सरकार की आलोचना नहीं हो सकती। जो आलोचना करता है उसको कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर देंगे, और कहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में टैंक लगा दो जिससे कि लोगों को देशभक्ति समझ में आए। मतलब आप क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म करते जा रहे हैं, आप सच और झूठ के बीच में फ़र्क करने का ख़त्म करते जा रहे हैं, आप साइंटिफिक टेम्पर को ख़त्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं? कल उन्होंने जाकर कहीं बोल दिया कि भाई ये विंड टरबाइन जो है, इससे हम हवा से पानी निकाल लेंगे, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम हवा से उसमें ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब बच्चों को एड्रेस कर रहे थे थोड़े 2 साल पहले, तो किसी बच्चे ने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, कि मोदी जी ये बताइए कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है। कहते हैं कि नहीं, जैसे बूढ़े लोगों को ठंड ज़्यादा लगने लगती है, तो आजकल हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लगने लगी है, कोई क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं है।
वो कहते हैं कि मैं जब चाय बनाता था तो मैंने एक नाले के ऊपर एक हंडिया लगा ली, उसमें पाइप लगा दिया, उससे चाय बनाने लगा। मतलब आप साइंटिफिक टेम्पर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान कहता है कि लोगों को साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करना चाहिए लोगों में। संविधान ये कहता है कि भाई संविधान क्या मतलब सभ्यता ये कहती है कि भाई हमको सच बोलना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, लेकिन झूठ पर झूठ, तरह तरह के झूठ, हर रोज झूठ और प्रोपोगेंडा के थ्रू, जैसे कि नाजी जर्मनी में होता था। गोएबल्स जो वहाँ का प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, वो कहता था कि लोगों को 100 बार वही झूठ बोलो तो मानने लगते हैं, प्रोपोगेंडा से हम कुछ भी चला सकते हैं। प्रधानमंत्री भी यही बिलीव करते हैं कि भाई हर चीज़ परसेप्शन, जिसको कहते हैं, हमने एक पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी क्रिएट कर दी है जिसमें कि सच और झूठ कुछ नहीं होता, सब कुछ परसेप्शन होता है। तो ये तो एक बात हुई। अब जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे इस संविधान की रक्षा करने के लिए, उसमें सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका पर ऐसा हमला हुआ है पिछले 6 सालों में, जिसकी वजह से न्यायपालिका पूरी तरह से चरमरा गई है। यही बात मैंने जब बोली एक ट्वीट में कि जब इतिहास लिखा जाएगा पिछले 6 सालों का और लोग ये देखेंगे कि पिछले 6 साल में लोकतंत्र का कितना पतन हुआ हिंदुस्तान में बगैर फॉर्मल इमरजेंसी के, तो लोग ये भी देखेंगे कि उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या रोल प्ले किया और लास्ट 4 चीफ जस्टिसेस ने क्या रोल प्ले किया। अब इस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला दिया गया, लेकिन उसकी एक अच्छी बात ये हुई, उसका एक अच्छा आउटकम ये हुआ कि इतने सारे लोग खड़े हो गए मेरे समर्थन में और ये कहने लगे कि ठीक है, अगर प्रशांत भूषण ने ये बात बोली है तो मैं भी ये बात बोलता हूँ, आप मेरे खिलाफ भी एक्शन दीजिए। यानी जो उसका मकसद था कंटेम्प्ट का चलाने का कि भाई लोग डर जाएं, लोग सरकार को क्रिटिसाइज़ ना करें, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ ना करें, उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हुआ। डरने के बजाय लोगों के मन से डर ही निकल गया। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के रोल की, लोकतंत्र के पतन की खूब समीक्षा हुई, सुप्रीम कोर्ट के रोल की खूब समीक्षा हुई, पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के रोल की खूब समीक्षा हुई और उसके कारण हमारा लोकतंत्र कुछ हद तक संभला, कुछ हद तक मजबूत हुआ। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, देखिए इसमें, कि जब जब आपको डराने की कोशिश करी जाए, जैसे फादर स्टैन स्वामी को जो अरेस्ट किया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि लोगों को डरा दो कि कोई सरकार की आलोचना ना करे, कोई माइनिंग कंपनीज के खिलाफ खड़ा ना हो। फादर स्टैन स्वामी माइनिंग कंपनीज जो झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करती चली जा रही थी, सरकार के इशारों पर, सरकार के शह पर, उनके खिलाफ खड़े थे। तो मकसद था कि लोगों को डरा दिया जाए। लेकिन फिर से फादर स्टैन स्वामी के अरेस्ट के बारे में इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि ठीक है, हमको भी अरेस्ट करिए, देखते हैं कितनी जगह है आपके जेल में। जो बात गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय कही थी कि जिस दिन आपका जेल जाने का डर खत्म हो जाएगा, उस दिन आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद इस देश से खत्म हो जाएगा। और यही बात आज हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है कि लोगों सॉरी
लोगों को डराने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है जो कहते हैं ना कि जब पानी नाक के ऊपर चढ़ जाता है और जब सरकार का पाप का घड़ा भर जाता है, तो अब वो स्थिति आ गई है। लोगों को दिख रहा है कि पानी तो अब नाक के ऊपर चढ़ रहा है और इस सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। तो इसलिए वो जो डर शुरू में पैदा हुआ था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ कि पंजाब एक वो स्टेट है और सिखों की जो कौम है, मेरी वाइफ भी सिख हैं, मैं जानता हूँ कि सिखों की कौम में क्या होता है। मैंने 2012 में जब कनाडा में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक दौरा किया, तब भी मैंने ये बात देखी और ये चीज़ हर जगह सामने आ रही है कि ये एक कौम है जो कि अन्याय के खिलाफ सब जगह खड़ी हो जाती है। चाहे वो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए खड़े होने की बात हो, चाहे वो आसाम के एनआरसी, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। और यही एक खूबी है पंजाब की कि पंजाब के लोग जो हैं डरते नहीं हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा इस लोकतंत्र के रिवाइवल का, जो आज हम देख रहे हैं। तो न्यायपालिका को पूरी तरह से कब्जा करने की, और कब्जा कैसे करते हैं ये लोग? देखिए, एक तो तरीका होता है कि आप जजों को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी से लुभा लें। किसी को गवर्नर बना दिया, जस्टिस सताशिवम को गवर्नर बना दिया, रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बना दिया, किसी को किसी ट्राइब्यूनल में लगा दिया, किसी को कमीशन ऑफ इंक्वायरी में लगा दिया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका इस सरकार ने जो अख्तियार किया है, एक और तरीका होता है कि भाई अपने ही टाइप के अपने ही लोगों को अपॉइंट करते जाओ। जैसे अभी ये अरुण मिश्रा साहब रिटायर हुए ना, जो एक बड़े नोटोरियस जज सुप्रीम कोर्ट के, बहुत चर्चा में है। वो तो पब्लिक फोरम पर कह गए कि प्रधानमंत्री तो मेरे हीरो हैं, प्रधानमंत्री तो जीनियस हैं। पब्लिक फोरम पर जब जज थे तब कह गए। और सारे बीजेपी के लीडर्स को अपने घर पर अपने नेफ्यू की शादी में बुला लिया, शिवराज सिंह को भी बुला लिया। उसी समय शिवराज सिंह और ये बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ बिरला सहारा केस उन्हीं के कोर्ट में चल रहा था, फिर भी सबको बुला लिया। अपने भाई को जज बनवा दिया, जो वहाँ के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भाई का अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो उसमें साफ जाहिर है कि वो बिल्कुल सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते। यानी हर जज को नियुक्ति के समय ओथ लेनी होती है कि आई शैल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आदमी सेक्युलर नहीं है वो कैसे ओथ ले सकता है कि आई शैल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? लेकिन ये सब अनदेखा कर दिया गया क्योंकि सरकार उनको चाहती थी। तो एक तरीका ये होता है कि अपने ही तरह के, क्योंकि इस सरकार ने एक नई चीज़ निकाली कि देखिए आजकल जजों का चयन तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के कोलिजियम के द्वारा होता है फाइनली, लेकिन ये सरकार वो है जो उस चयन के बाद भी जो स्वतंत्र टाइप के जज होते हैं उनका नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती। औरों का कर देती है, उनका नहीं करती, बैठी रहती है उसके ऊपर जब तक कोलिजियम हार ना मान ले और कह ना दे कि अच्छा ठीक है हम बदल देते हैं, हम आपके लोगों को भी ले आते हैं। लेकिन जो एक सबसे खतरनाक तरीका इस सरकार ने अडॉप्ट किया है वो सारे एजेंसीज़ का इस्तेमाल करना। एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर आप किसी जज के खिलाफ कुछ पकड़ लें और उसके ज़रिए उनको इन्फ्लुएंस करने लगें, और ख़ासकर अगर वो चीफ जस्टिस हो,
अगर चीफ जस्टिस आपके कंट्रोल में आ गया तो मान लीजिए कि सारी जुडिशरी आपके कंट्रोल में आ गई। क्यों? वो बात 4 सीनियर जजेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एड्रेस करी थी जनवरी 2018 में, उसमें कही थी, जिसमें उन्होंने बोला कि उस समय के मौजूदा चीफ जस्टिस अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते हुए चीफ जस्टिस को ये अधिकार है कि कोई भी केस जिस बेंच के सामने चाहे भेज दे। और अरुण मिश्रा जैसे जज आपको मिल जाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया, जज लोया के केस के बारे में पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप, उसमें इन लोगों ने ये बोला कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस पर्टिकुलर बेंचेस को भेज रहे हैं, जिससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। उनसे पूछा कि आप क्या जज लोया के केस की बात कर रहे हैं जो जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ भेजा गया? उन्होंने बोला हाँ, उसकी भी बात कर रहे हैं। तो अगर आपने चीफ जस्टिस को किसी तरह से घेर लिया, अब जैसे वो मेडिकल कॉलेज स्कैम वाला केस उस समय चला, जिसमें कि सीबीआई ने एफआईआर में ये लिखा कि एक कॉन्स्पिरेसी हैच हुई है, एक मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर्स, कुछ मिडिलमैन और कुछ जजों के बीच में, जिस कॉन्स्पिरेसी में ये है कि उनको घूस, जजों को घूस देकर और फेवरेबल ऑर्डर इस मेडिकल कॉलेज के लिए ऑब्टेन कर लिया जाए। और वो केस वो था जो जस्टिस दीपक मिश्रा के यहाँ चल रहा था, जो कि जब ये बात, इसका खुलासा हुआ, तब तक वो चीफ जस्टिस बन चुके थे। अब हम लोगों ने तो पिटीशन फाइल करी कि भाई ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि एक सरकारी कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारे चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे, और इसमें तो हमारी जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन वहाँ से हटाकर एक एसआईटी को दिया जाए, जिसका नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट के पास खुद हो। अब देखिए क्या होता है। ये केस खुद दीपक मिश्रा साहब ने, वो चीफ जस्टिस थे, अपने यहाँ लगा लिया पहले, जबकि वो लगना था जस्टिस चलमेश्वर के कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि नहीं, जस्टिस चलमेश्वर के कोर्ट में नहीं होगा, लेकिन अरुण मिश्रा के कोर्ट में होगा। अरुण मिश्रा को दे दिया। अब क्या होता है, अरुण मिश्रा और उनके साथ 2 और जज ये फैसला देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी खतरनाक पिटीशन है। अरे भाई खतरनाक क्यों है? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में होना चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं, ये सरकार के हाथ में ही रहने दो। क्यों कोई चाहेगा, कोई चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ एक सरकारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो क्यों चाहेगा कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन सरकार के, और उसमें तो सारे ट्रांसक्रिप्ट्स निकल कर आए जो बात हो रही है बिटवीन अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस उड़ीसा के और दूसरे जो मिडिलमैन थे उनके बीच में, जिसमें साफ साफ बात हो रही है कि भाई हमारी कैप्टन से बात हो गई है। कैप्टन का मतलब है चीफ जस्टिस, और उनके यहाँ 3 गमले या 4 गमले पहुँचाने, यानी 3 करोड़ या 4 करोड़ पहुँचाने, सारी बात हो रही है उसमें। तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका अख्तियार किया गया है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यूज़ करके चीफ जस्टिस को कंट्रोल में अगर आपने ले लिया, तब फिर सारी जुडिशरी आपके कंट्रोल में आ गई। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि हाल में जो इसकी समीक्षा हुई, उससे शायद हमको लगता है थोड़ा सुधार होगा। इस कंटेम्प्ट के ही चलते हुए जो समीक्षा हुई और उसकी चर्चा बहुत सारे रिटायर्ड जजेस ने भी करी, बहुत सारे लेख लिखे गए। अब इलेक्शन कमीशन पर आते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि
फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। उसको इसीलिए माना गया कि सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र बनाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चयन की जो अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन को चयन करने की अथॉरिटी पूरी सरकार के पास है। तो अब होता ये है, और जैसे मैं कह रहा था ना कि ये सारे जितने ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन डेट्स सरकार तय कर रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर रहा। सरकार को पहले पता लग जाता है, वो लोग पहले से, बीजेपी की आईटी सेल पहले बता देती है कि बिहार में चुनाव इस दिन होने वाला है, इलेक्शन कमीशन बाद में अनाउंस करता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एनफोर्स ही नहीं करता। एक इलेक्शन कमिश्नर थे अभी, जो अभी जिनको हटा दिया, क्या नाम था उनका, नंबर 2 जो थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, उन्होंने एक केस में डिसेंट ऑर्डर दे दिया कि मेरे राय में ये प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और बीजेपी के लीडर्स ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है। इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सब उनके पीछे पड़ गए और उनको बाध्य कर दिया कि वो रिजाइन करके एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले जाएं एज ए डायरेक्टर। और किसको इन्होंने बना रखा है? सुनील अरोड़ा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम राडिया टेप्स में आया। राडिया टेप में एक कॉन्वर्सेशन है सुनील अरोड़ा और नीरा राडिया के बीच में। नीरा राडिया टाटा और ये अंबानी की कॉरपोरेट लॉबीज थी। अब वो सुनील अरोड़ा उससे कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। मेरे पास कुछ दिन पहले, कहते हैं कि न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मेरे पास कुछ दिन पहले एक आदमी आया, उसने बोला कि मैंने 9 करोड़ रुपए पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस को देकर ये फैसला ऑब्टेन किया है और ये 2 दिन में ये फैसला जारी हो जाएगा। और कहता है कि उसके बाद फिर से वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आया, वो फैसला लेकर सच में वही फैसला जारी हो गया। तो उससे मुझे विश्वास हो गया कि 9 करोड़ रुपए इसने चीफ जस्टिस को घूस दिए। अब ये आदमी उस समय एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ था, सुनील अरोड़ा। ये बात ये किसी अथॉरिटी को नहीं बताता है, उसका दोस्त एक आता है और दोस्त उसको ये बताता है कि मैंने 9 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस को देकर ये फैसला खरीदा है। और ऐसे आदमी, और वो किसी को नहीं बताता है, किसी को कंप्लेन नहीं करता है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को नहीं बताता है कि भाई यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में न्याय बिक रहा है और वो उसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए सरकार ने। भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लोकतंत्र में ये थी कि पैसे की बहुत अहमियत है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। जब हम अपने एमपी या एमएलए को इलेक्ट करते हैं तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, चाहे उसको सिर्फ 25% ही वोट मिले हो, वही इलेक्ट हो जाता है, वो पूरी कंस्टिट्यूएंसी का सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। बाकी सारे कैंडिडेट्स को मिलाकर उससे 4 गुने वोट भी मिले हों, फिर भी वो 0 हो जाते हैं, यही एक आदमी रह जाता है। फिर जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी, जिस कोalition के पास मेजॉरिटी है, उसी की सरकार बनती है, बाकी ऑपोजिशन का सरकार में कोई महत्व नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम वोट देते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, सबसे अच्छी पार्टी है, हम ये भी देखते हैं कि इस कैंडिडेट या इस पार्टी का कोई चांस है कि नहीं चुनाव जीतने का। अगर हमें ये लगता है कि इसका कोई चांस नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देते। अगर हमको ये भी लगता है कि ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है लेकिन अगर इसका कोई चांस नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी वोट बर्बाद नहीं करना चाहते।
फिर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों का कोई चांस है उनमें से कम खराब कौन है, उसको वोट देते हैं। अब ये हम कैसे देखते हैं कि किसका चांस है किसका नहीं है? ये हम देखते हैं इससे कि कौन कितना विजिबल है, किसकी कितनी विजिबिलिटी है। और विजिबिलिटी कैसे हम नापते हैं? कितनी होर्डिंग लगी हैं, कितने पोस्टर लगे हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, कितने वर्कर्स उसके घूम रहे हैं उसका हैंडबिल पोस्टर लेकर। ये सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। तो जिन पार्टियों के पास खूब पैसा होता है वही दिखाई देती हैं कि भाई ये लोग भी रनिंग में हैं, वही विजिबल होते हैं। इसके अपवाद एक दो बार हुए हैं। एक आम आदमी पार्टी का अपवाद हुआ था दिल्ली में 2014 में, और फिर 2014 में जब उनकी नई पार्टी थी, लेकिन उसकी विजिबिलिटी इसलिए थी क्योंकि वो पार्टी जो है एक बहुत विजिबल एंटी करप्शन मूवमेंट से जन्मी थी। लेकिन बाय एंड लार्ज ये सब पैसे का खेल है। तो हमको पैसे की अहमियत कम करनी थी चुनाव में। उसका एक कानून तो बना हुआ है कि भाई कोई कैंडिडेट 70 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में 20 लाख से ज़्यादा है जो भी है। लेकिन पहली बात तो उसका एनफोर्समेंट नहीं होता, और उसका एनफोर्समेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग कैश में खर्च करते हैं और दिखाते बहुत कम है, खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी तो उन्होंने बोला था कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। आम आदमी तो चलिए कैशलेस नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कैशलेस कर सकते थे। कानून बना देते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कोई पैसा कैश में नहीं खर्च करेगा, ना लेगा, जो कुछ होगा सारा बैंक के ट्रांजैक्शंस के थ्रू होगा। लेकिन वो नहीं किया और एकदम उल्टा कर दिया। उल्टा ये कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर कोई लिमिट नहीं लगाई, पॉलिटिकल पार्टी जितना भी खर्च कर दे। यानी कि ये कहते हैं कि पिछले चुनाव में 50,000 करोड़ भाजपा ने खर्च किया, यानी कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया। अब कैंडिडेट की लिमिट तो 70 लाख है, और 100 करोड़ रुपए अगर पार्टी खर्च कर रही है तो फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिमिट का क्या मतलब हुआ? तो इन्होंने उल्टे चेंजेस कर दिए। इन्होंने पहला चेंज ये किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि अब अज्ञात तरीके से कितना भी पैसा कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। यानी कि राफेल का सौदा आपने किया, अब राफेल कंपनी अपने सब्सिडियरी के थ्रू भाजपा को घूस दे सकती है कि भाई ये लीजिए, आपने ये कराया, 500 करोड़ हम आपको दे रहे हैं, आपने ये सौदा करवा दिया, और किसी को पता नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं लगेगा कि ये 500 करोड़ राफेल कंपनी ने दे दिए। उधर अडानी को आपने कोई पोर्ट दिलवा दिया, कुछ और दिलवा दिया, इफाम बिल पास करा दिया कि अडानी की मोनोपोली, अडानी एग्रो की मोनोपोली हो जाए। उन्होंने आपको और 1000 करोड़ दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, किसी को पता नहीं लगेगा कि घूस दे दी गई। दूसरा इन्होंने बदलाव ये किया कि कॉरपोरेट फंडिंग पर लिमिट थी कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती। मतलब टोटल पॉलिटिकल डोनेशंस उसके प्रॉफिट के 7.5% से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो लिमिट इन्होंने हटा दी। तीसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पब्लिक सर्वेंट्स, मेनली इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पब्लिक सर्वेंट्स फॉरेन पैसा ना लें, जिससे फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आए। अब उसको ये लोग अब यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे डेवलपमेंट एनजीओज़ को हाउंड करने के लिए। उनकी तो सारी फंडिंग रोक दी, चाहे वो डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी है, ये कह के कि अगर कोई कंपनी है
उसकी इंडिया में फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी इंडिया में है, तो वो पैसे दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आपने फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी, आपने लिमिट हटा दी, आपने अज्ञात फंडिंग अलाउ कर दी। पैसे की अहमियत तो आप बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्शन में। और इलेक्शन कमीशन इसको अनदेखा कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में आ गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक और स्वतंत्र संस्था थी जो कि गवर्नमेंट के पैसे का ऑडिट करती है। अब पहली बार हमने देखा कि एक डिफेंस सौदे में प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। रफाल के सौदे में पहली बार हुआ इतिहास में, 70 साल के सीएजी के इतिहास में पहली बार एक डिफेंस डील के प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए गए, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि इसको उड़ा दो। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रफाल सौदे के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट नहीं किया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने पहले ही से सुप्रीम कोर्ट में एक बंद लिफाफे में दे दिया। ये एक नया तरीका सुप्रीम कोर्ट ने एक अख्तियार किया है, जो कि लोया वाले केस में और रफाल वाले केस में और एक दो केसेस में, कि सरकार से बंद लिफाफे में कुछ भी नोट ले लो, जो दूसरी पार्टी को भी मत दिखाओ, जो हलफनामे पर भी ना हो, यानी कि सरकारी कोई अफसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है कि ये सच है कि झूठ है, और उसके आधार पर आप केस तय कर देते हैं। लोया का केस भी उसके आधार पर तय कर दिया, रफाल का भी तय कर दिया। और रफाल में तो बिल्कुल झूठ निकला, क्योंकि रफाल में नोट में सरकार ने लिख दिया कि सीएजी का ऑडिट हो चुका है और उसको पीएसी को भी दिया जा चुका है और सार्वजनिक भी किया जा चुका है। ये सारी चीज़ें फैसले में आ गई क्योंकि उस नोट में थी, जबकि सब झूठ था। तब तक ऑडिट भी नहीं हुआ था, तब तक पीएसी को देने की तो बात कोई सवाल ही नहीं उठता, सार्वजनिक करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये कैसे, सरकार को कैसे पता लग गया सीएजी के ऑडिट के पहले ही कि रफाल के सौदे से प्राइसिंग डिटेल उड़ा दिए जाएंगे? सरकार ने बोल दिया कि प्राइसिंग डिटेल उस ऑडिट रिपोर्ट से उड़ा दिए गए हैं, 2 महीने पहले बोल दिया। यानी कि सरकार को पता था कि ये सीएजी हमारे कब्जे में है, जो हम चाहेंगे वो करेगा, प्राइसिंग डिटेल उड़ाने को कहेंगे तो उड़ा देगा। तो ये जितने लोकतांत्रिक संस्थान बनाए गए हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब पर कब्जा होता जा रहा है, एक के बाद हो ही गया है तकरीबन। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान भी इतना बड़ा खतरा नहीं था लोकतंत्र के लिए जितना आज पैदा हो गया है, क्योंकि आज तो हमला इतना भयंकर हमला है। मतलब ये सरकार तो बिल्कुल फांसीवादी सरकार है जो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती। तो अब सवाल ये है कि हम लोग इससे कैसे लड़ें। देखिए, तो ये सवाल बड़ा है। कल जयप्रकाश नारायण की जन्म तिथि है, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। अभी गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी हुई। गांधी जी जिस स्वतंत्रता के लिए लड़े, उससे भी मुझे आज लगता है कि उससे भी ज़्यादा गंभीर संकट आज इस देश के लिए, इसके लोकतंत्र के लिए। जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उससे भी गंभीर संकट। लेकिन आशा की किरण ये है कि देखिए, इतना ज़बरदस्त हमला, इतना ज़बरदस्त सरकार की तरफ से आतंक हमारे एक्टिविस्ट अल्पसंख्यक दलितों के ऊपर आज हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग खड़े हुए, और फिर भी लोग आवाज़ उठा रहे। और अब ये हम देख रहे हैं कि अब वो जज्बा बनता जा रहा है, जज्बा जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बना था,
कि डर खत्म हो रहा है, डर खत्म हो रहा है लोगों का। और अब लोग ये कहने लगे हैं कि ठीक है, कितनी जगह है जेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। तो जो बात गांधी जी कहते थे कि भाई जेल का डर खत्म कर दो, वो डर अब खत्म होता जा रहा है। और ये बात भी लोग अब समझ गए हैं। मतलब आपने कोरोना वायरस को ले लीजिए, कोरोना वायरस को लेकर आपने कोरोना वायरस तो ख़त्म नहीं किया, वो तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपने पूरी इकोनॉमी ध्वस्त कर दी और आपने जीडीपी 24% डाउन कर दिया। 10 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो गई, 10 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो गई इस देश में। तो यूथ जो है ये बात समझ गया है कि ये सिर्फ एक जुमलेबाज सरकार है जो हमको झूठ बोल बोल के, झूठे वादे करके, झूठ दिखा दिखा कर हमको बहला फुसला रही है। इनका इंटरेस्ट सिर्फ बड़े बड़े कंपनी अडानी के साथ, अंबानी अडानी के साथ है। इनका आम आदमी से या किसानों से, यूथ से, किसी से कोई वास्ता। दलित मुस्लिम तो खैर छोड़ दीजिए, उनको तो ये लोग बिल्कुल दबाना चाहते हैं। इनकी जो पूरी सोच और संस्कृति है एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, लेकिन आम आदमी के प्रति भी इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। इनके लिए बस वही आदमी की अहमियत है जो इनको मोटे मोटे पैसे दे सकें, अंबानी अडानी वगैरह। ये बात अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और इसलिए आज मुझे दिख रहा है, देखिए मीडिया का हाल बहुत बुरा है, हम लोग सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सरकार के कब्ज़े में आ चुका है। लेकिन जो इंटरनेट मीडिया जो शुरू हुआ, जिसमें वायर, स्क्रोल, न्यूज़ लॉन्ड्री, क्विंट, इस तरह के कैरावान, बहुत सारे इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी टाइप के, जिनका की बहुत रीच है। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों ने ये भी देख लिया है, ये सबको दिख रहा है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोगों को झूठ फैला रहा है, नफ़रत फैला रहा है, असली मुद्दों से भटका रहा है, ये मीडिया बिल्कुल सरकार के कब्ज़े में है, बिल्कुल बिका हुआ मीडिया है और उनकी अब कोई छवि, रेपुटेशन नहीं रह गई। मुझे लगता है कि अब एक, जैसे जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था कि इस देश में संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है, उसी तरह की सिचुएशन अब फिर से आ रही है कि इस देश में अब एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और एग्जैक्टली ये कैसे होगी, ऐसे जयप्रकाश नारायण जैसा कोई एक पिवटल और टावरिंग लीडर तो आज कोई ऐसा नज़र नहीं आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से, बगैर डरे हुए अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से ये अब जुड़ जाएंगे, जल होगा और इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। यही मैं कुछ कहना चाहता था। धन्यवाद।